कल नीचे खुलने के बाद आई शानदार रिकवरी और उस रिकवरी के आगे मजबूती से बढ़ने के पूरे हैं आज आसार। दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत। वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन दिखेगी तेजी। तैयार है हम सब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंधी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पे हो जाइए तैयार। 24 घंटे में क्या मूड माहौल बिगड़ा है, बदला है सर बाजार का। कल जो गैप डाउन के बिगड़ा हुआ था, आज वही गैप अप के लिए बहुत ही अच्छा मूड हो रहा है। आज वही गैप अप के लिए बहुत ही अच्छा मूड हो रहा है। एब्सोल्युटली दीप, और बहुत ही बढ़िया संकेत आज आते दिख रहे हैं। पहले देख लें आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी, किन संकेतों के दम पर आज का ट्रेडिंग सेशन हमें तय करना है। तो सबसे पहले देखिए कच्चा तेल और अमेरिकी बाजार, ये दो बड़े संकेत हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। कच्चा तेल 6% लुढ़ककर अब $90 के नीचे भी आया, $88-89 तक नीचे पहुंचा है, अब $90 के आसपास है। तो एक बड़ी गिरावट होती दिख रही है कच्चे तेल में। साल के लोएस्ट लेवल पर कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी होती दिखी है। 435 अंक उछला है डाउ, तो नेस्डेक भी 7 ट्रेडिंग सेशन तक लगातार कमजोर होने के बाद 250 अंकों की रिकवरी आती दिखी है। SGX निफ्टी सेंचुरी मार चुका है ऑलरेडी और अभी भी नॉट आउट है। और आज इंडिगो में 2000 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, जहां पर गंगवाल फैमिली जो प्रमोटर हैं इसके, वो अपनी हिस्सेदारी को कम करने के मूड में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन इस समय बाजार पर आते हुए दिख रहा है। थोड़ा एक्शन समझाइए सर, बाजार का कुछ अहम फैक्टर्स पर भी आपकी राय लेनी है। बट कल जब हम बात कर रहे थे तो गैप डाउन का कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं दिख रहा था, इतनी कमजोरी कहाँ से बाजार में आ गई। और कल जो ये तेजी आई वहां से भी कोई सामने से ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया, तो एक रिबाउंड का इंतजार था, यही होते हुए दिखा, या कुछ और फैक्टर्स भी आपको दिख रहे हैं? आप अमेरिका की बात करें, हमारी अपनी अमेरिका में हमारी अमेरिका में हाँ, तो अमेरिका में दीप ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार इतना उछल। लेकिन एक ही चीज हुई है, वही कि ओवरसोल्ड लेवल पर बाजार थे, अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक आ गए थे। ट्रेडिंग पोजीशंस वहाँ पर भी काफ़ी हल्की हो चुकी थी। स्पेशली एक और चीज़ आप देखें अमेरिकी बाजारों में, जो फॉल हुआ है, इस फॉल को हमेशा जैसे हमारे यहाँ लीडरशिप बैंक निफ्टी की आती है ना, वहाँ नेस्डेक की आती है। गिरता भी ज़्यादा है, बढ़ता भी ज़्यादा है, तो नेस्डेक ज़्यादा भी गिरा। दूसरा रसेल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है या ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था। तो ट्रेडर्स की पोजीशन वहां भी हल्की हो गई थी। सो उसके बाद एक रिकवरी बनती थी। कल दोपहर में हम ये बात भी कर रहे थे, 7 दिन लगातार गिर गया। अब बहुत ज्यादा इतना 6 साल में ऐसा 2016 के बाद पहली बार हुआ है। सो ऐसा तो इतना खराब भी और इतना नया कुछ खराब नहीं है। जो कुछ ऐसा खराब है जिसकी वजह से अमेरिका गिरा था, वो सबको पता था। तो आई थिंक वो आर्थिक मंदी की आशंका, धीमापन, टाइटनिंग, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, ये जो सारे शब्द उन्होंने, क्या नाम उनका, ब्रेनार्ड दिमाग वाले ब्रेनार्ड साहब, एक बुलार्ड होते हैं जो तेजी वाले, एक दिमाग वाले ब्रेनार्ड साहब, तो उनके स्टेटमेंट थे। तो उनका ये कहना था भाई कि मंदी रहेगी, धीमापन आएगा, ब्याज दरें तेजी से बढ़ेगी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को हिंदी में क्या कहना चाहिए, मतलब आपको मतलब शांति से काम नहीं करने देंगे कहने का मतलब ये है ना, दबा के रखेंगे। सो वो सब चीजें पता ही है। और अगर ये सब चीजों में नए तौर पर अगर गिरना या बढ़ना है, तो मैं जेरोमी पावेल साहब के बयान पे करूँ ना। अब मेरे लिए बुलार्ड और ब्रेनार्ड के बयान इतने इंपॉर्टेंट रहते नहीं है जी, है ना। जो उनके बॉस है उन्होंने बोल दिया ना, बात खत्म। अब आप नया क्या बोल रहे हो? जो बॉस ने बोला वो बोलना तो बोलना ही, फिर तो वो तो आप दोहरा ही रहे हो ना। तो दोहराने में मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ये अमेरिकी बाजारों ने सोचा, ये मेरी सोच नहीं, अमेरिकी बाजारों की सोच बता रहा हूँ, और इसीलिए भाग गए। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है दीप, जो समझ में आ रहा है, इसे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग को मानिए, अच्छे सपोर्ट लेवल को मानिए। इस रिकवरी में मुझे लग रहा है डाउ 32,200 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो यानी कि डाउ में अभी भी 600, 700, 500, 600 पॉइंट की जगह है। कितना 31,600 बंद हुए ना, तो 32,200 यानी कि आप समझ लिए 500-600 पॉइंट की जगह तो अभी भी डाउ में कम से कम दिख रही है। उसके बाद रिव्यू करेंगे तो इतना तो बढ़ना बनता है, यानी 2% की तेजी डाउ में अभी भी है, 2% की। हाँ, इतनी तो दिख रही है। और नेस्डेक प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि घटता भी ज़्यादा है, और 7 दिन से घटा है। तो बीच में डाउ तो एक दिन 150 पॉइंट बढ़ा भी था। बट मुझे लगता है कि थोड़ी और रिकवरी के लिए अमेरिकी बाजार तैयार हो रहे हैं। सो आज की आज हो जाए, रुक के एक आध दिन बाद, वो देखने वाली बात है। सो आई थिंक कल की तेजी की बड़ी वजह यही है कि ओवरसोल्ड मार्केट सही लेवल से रिकवर होते हुए दिखे। आज वैसे इनके बॉस फिर से बात करने वाले हैं। हाँ, आज उनका भाषण है आज तो, लेकिन वो पब्लिक इवेंट में है। ऐसा मतलब हाँ, कोई ऑफिशियल इंपॉर्टेंट भाषण नहीं है। अब किसी को तेजी मंदी करने के लिए, मूड बनाने के लिए कोई ट्रिगर उनसे ही लेना है, उन्हीं को सुनकर करना है, तो फिर उनके लिए ठीक है। बट आजकल एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है पावेल साहब को लेकर,
जो मैंने ऑफ लेट नोटिस किया है वो ये कि जब सोचते कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब वो इंपॉर्टेंट बोल जाते हैं, और जब सोचते कि कुछ खास बोलेंगे उस दिन चुप हो जाते हैं। सो जैक्सन होल में सबको लग रहा था क्या बोलेंगे, वहाँ तो मतलब घूमने फिरने गए, अच्छा रिसोर्ट है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक उनके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समकक्ष जितने इसी पोस्ट पर काम करने वाले लोग हैं वो आए हैं, उनसे गपशप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बोल के 1000 पॉइंट गिर गया। वो शुक्रवार ही था, करेक्ट। सो इसलिए किसी चीज को हल्के में हमें नहीं लेना है, लेकिन हाँ इतना डरना भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और डर है किसको आजकल। जितनी बार अमेरिका तेजी से घटा है, जितनी बार हम गैप से खुले हैं, उतनी बार लगातार 4 बार तो ऐसा हो चुका है जहाँ गैप से खुलते हैं, शुरुआत के 15 मिनट में बॉटम बनता है हमारा मार्केट, और मतलब पूरा मूड ही बना के बैठा है, उल्टा ही करना है। सो आई थिंक दीप बड़ी ट्रेंड के तौर पर देखें तो अब से लेकर दिवाली तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, और अनलेस कंटिल कोई बड़ा नेगेटिव आए। एक ही दिक्कत रहेगी कि अगर हमारे लोग अभी तक तो क्या कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, जाओ जो होगा देख लेंगे। जब तक ये गैप डाउन ओपनिंग्स मिलती रहेगी तब तक हम तेजी में रहेंगे, राइट। जब तक हम अमेरिका पे रिएक्ट करते रहेंगे तब तक हम तेजी में रहेंगे। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हम कॉन्फिडेंट हो गए जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, हम तो तेजी करेंगे, उस दिन फिर रिस्क आने लगेगी। तो अभी तक तो वो रिस्क, वो लेवल, वो चीजें आई नहीं है। लेट्स सी। चलिए, अच्छे संकेत आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, थोड़ा और ग्लोबल स्पेशली अमेरिका में तेजी यहाँ से दिख रही है। बट एक बड़ी राहत की बात आई है, और ये हमने बात भी करी थी हफ्ते की शुरुआत में, ट्यूसडे के दिन, स्पेशली ओपेक पॉलिसी के बाद जो हम कच्चे तेल की बात कर रहे थे, वहां से बड़ी राहत आई। एक बार पहले मैं अनिल जी को दिखाना चाहता हूँ क्या कमेंट्री थी ट्यूसडे को ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद लेवल्स को लेकर, और फिर कच्चे तेल पर करेंगे चर्चा। ओपेक प्लस पहले ही 1 लाख बैरल प्रोडक्शन घटाने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं उन्हें डर है कि दाम कम हो सकते हैं, और अगर ये रिवर्स साइकोलॉजी तो फिर क्यों नहीं कच्चा तेल $90 उसके नीचे आ सकता है, तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ से और दाम गिर सकते हैं, गिरने चाहिए। दामों को आर्टिफिशियली होल्ड करने की कोशिश ओपेक प्लस की हो रही है, और आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ मार्केट के सामने चलती नहीं है। उस हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी अगर $90 और इसके नीचे देखने को मिले तो बढ़िया हो सकता है। मैं अनिल जी, ये शानदार रीडिंग रही आपकी सिचुएशन की। नहीं, गलत थी, परफेक्ट रीडिंग थी। क्यों? मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मुझे नहीं पता था इतना अच्छे से हो जाए। मैं 70-80 कुछ और ज्यादा मांग लेते हैं। ज्यादा मांग लेता है वो। कई बार ऐसा होता है कि जो आप मांगो दिल से वो मिल जाता है, वैसा वाला हाल है। तो हम पहले पता होता था कि इतना जल्दी 2 दिन में ये आ जाने वाला है, तो थोड़ा दिल खोल के और मांग लेता है। नहीं, लेकिन बात सही है दीप के कच्चे तेल में। और क्या होता है, कई बार आपको मार्केट में छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है। और मैं जब सुबह कमेंट्री करता हूँ तो मैं इसीलिए, देखिए रोज वही तो बात करते थे, वही ग्लोबल मार्केट है, वही अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है, वही अमेरिका के आपके डॉलर इंडेक्स है, वही कच्चा तेल है, वही एफआईएस के डेटा है, वही हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी। नया क्या है? फिर आधा घंटा हम रोज क्या बात कर रहे हैं? आधा घंटा जब रोज हम बात करते हैं, कुछ न कुछ फैक्टर्स, ट्रिगर्स, कारण ऐसे होते हैं जो हम समझाना चाहते हैं, ताकि एक तो बड़ा आसान सा काम है, 3 मिनट में आए, लेवल बोल दिए, ये खरीदो, ये बच्चों, ये स्टॉक ये टारगेट हो गया, काम है ना। करेक्ट, बड़ा आसान है। हमारे भी काम कम और लोगों को भी जो चाहिए वो मिल जाए। लेकिन अगर ये इस तरह की चीजें जो पढ़नी, समझनी और ऑब्जर्व करने वाली है, वो आप करना शुरू कर दे, तो अगली बार जब हो ना, तो आपको मेरी जरूरत ना पड़े, राइट। आप खुद ही कर पाए। कैसे? अगर किसी अच्छी खबर पर मार्केट में रिएक्शन नहीं आ रहा है, या अच्छी खबर पर, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे कोई और एसेट क्लास हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी अच्छी खबर पर ऊपर खुले और ऊपर खुलते प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बिकवाली आए, इसका मतलब उसका ट्रेंड कमजोरी का है। उछाल में निकलने का मौका लोग देख रहे हैं। ये इक्विटी मार्केट के लिए भी लागू होता है और कच्चे तेल के। सो बेसिक एक ऑब्जर्वेशन यही था कि अगर 1 लाख बैरल ओपेक प्लस प्रोडक्शन घटाता है, तो इसको कम से कम $100 मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। चलो मेरा हिसाब गलत भी होता, सोना 98 जाए, राइट, लेकिन बड़ा कितना, $2, और $2 बढ़ते वापस तेल का तेल निकल गया। ठीक है। सो इससे समझ में आ रहा है कि कच्चा तेल है ना, जो ट्रेंड मंदी का बन गया। अच्छी खबर पे बेचो, ये मंदी के मार्केट के साइन होते हैं। अच्छी खबर पे गैप से मिलेगा, ऊपर बेचो, क्योंकि अच्छी खबर में चलो गैप ना भी मिले, फिर भी कोई तो बायर आया जिसको दे सकते हो आप। करेक्ट सर। खराब मार्केट में बायर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है ना, है ना। बिल्कुल। तेजी के मार्केट में क्या होता है, कोई भी खराब खबर आई, नीचे खुलेगा,
या कोई सेलर है, चलो ले लो, मार्केट तो तेजी का। सो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, राइट। किसी भी एसेट क्लास पे लागू होता है, ये सिर्फ इक्विटी पे नहीं, सब पे लागू। अगर इस फॉर्मूले को आपने उस दिन क्रूड पे लगा लिया जी, आपको पता है 90 के नीचे आना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, सिंपल सा एक कॉमन सेंस वाला लॉजिक लगा है जो इतने सालों से अनुभव कर करके सीखा है। तो आगे का हाँ धीमापन होगा, नीचे आएगा, क्रूड भी आएगा, हो सकता है दूसरी कमोडिटीज भी आए, ग्लोबली थोड़े से माहौल खराब होंगे। मुझे तो $70 $80 आ जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे लिए एक खाली कच्चा तेल काफी, बस काफी है। हाँ, भले ही कच्चे तेल के $70-80 आने में हो सकता है निफ्टी 1000-2000 पॉइंट घटे, ग्लोबल मार्केट्स के मूड में घटने दो, मुझे 2000 पॉइंट की निफ्टी घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2000 पॉइंट घट के 20,000 पॉइंट बढ़ेगा भी आगे, एग्जैक्टली हमारी स्टोरी के दम पर। लेकिन हमारे लिए इमीडिएटली जरूरी क्या है? सस्ता कच्चा तेल। जब तक कि हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा वो हाइड्रोजन वाला क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब हमारे पास है ना, 3-4-5 साल में पूरे ना हो जाए ना ढंग से, करेक्ट, तब तक हमें कच्चा तेल नीचे चाहिए। आज अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा। आज आप देखो, एक चीज और इसके साथ जोड़ के बताना, सारी एनर्जी प्रॉब्लम कहाँ है? यूरोप में। गैस के दाम से यूरोप दुखी है, हाँ बिल्कुल। क्रूड के दाम से यूरोप दुखी है, बिल्कुल। अमेरिका को फर्क पड़ रहा है? नहीं, लिमिटेड, नहीं के बराबर, बहुत कम, हाँ। है ऐसा नहीं कि फर्क तो हमको भी पड़ा, एक वो त्राहिमाम नहीं हो रहा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। मैं मरने वाला क्यों? क्रूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, उनको जितना चाहिए उनके पास है। तो आपको जो दाम रखने रख लो, उनका उनके पास में है, लेने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज कम ज्यादा कर देंगे वो एक अलग बात है। गैस के दाम बढ़ते हैं, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ऑल्टरनेट्स हैं उनके पास में। सो आई थिंक जिस दिन हम भी अगले आई डोंट नो कितने साल में होगा, मुझे इसकी समझ इतनी है नहीं कि क्या 3-5 साल में हम काफ़ी हद तक निर्भरता कच्चे तेल पे कम कर सकते नहीं कर सकते, भगवान जाने, मेरी एक्सपर्टाइज का विषय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम आने वाले समय में भी ग्लोबली बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे, क्योंकि तब हम है ना, एक सबसे बड़ा फैक्टर, मेरा सबसे बड़ा खर्चा देश का जो कच्चे तेल को खरीदने में होता है, राइट, अगर उस पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, फिर क्या मेरे पास पैसे ही पैसे है ना। एग्जैक्टली। ये मेरा $600 बिलियन का रिजर्व 800-1000 होने में कितना टाइम लगे? तो एनर्जी इंडिपेंडेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो अब या तो ये कि आप क्रूड निकालने में बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, करेक्ट, टाइम भी लगता है, निकलेगा नहीं निकलेगा भरोसा नहीं। exactly. दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जो रिलायबल हैं, पता चल रहा है कि हाँ हो रहा है। थोड़ा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले गए। सो आई थिंक सरकार उस तरफ ज़्यादा सोची कि ऑल्टरनेट कहाँ हो सकता है जहाँ हम क्रूड की रिक्वायरमेंट कम कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या है जी। आप ऑल्टरनेट पे जाएंगे, कम होगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आप ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन नई डिमांड भी तो आ रही है। उसका क्या? रोज इतनी जो गाड़ियां बिक रही है, 1-1 साल की लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं, तो जितना आप उधर तैयार करोगे उतना नए भी तो आ रहे हैं। सो क्रूड भी चाहिए, अभी तो चाहिए, अभी नहीं, आगे भी चाहिए। इतना जल्दी हम क्रूड से मतलब मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो 4-5 साल तक तो भूल ही जाओ कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट क्रूड पर भी चाहिए और दूसरी चीजों पर भी चाहिए। एनर्जी के मामले में हम दूसरी तरफ देखना कम करें, ये बहुत जरूरी है। और ये हो गया तो फिर वो जो है ना, जापान वाली तेजी है हमारी, जो जापान में लंबी 40-45 साल वाली बनी थी, जिसमें पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स उन्होंने मिलकर उनके मार्केट को चलाया, वो सारा है ना अपना फॉर्मूला तैयार बैठा हुआ है। बस मौका ढूंढ, मौका खाली एक एनर्जी का चीज़ है, क्योंकि हमें भी उस सिचुएशन में नहीं जाना कि गाड़ियाँ बहुत सारी हो जाए, इंडस्ट्री बहुत सारी हो जाए, हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग हब तो बना दिया, और अगर ऐसे ही क्राइसिस आपके यहाँ हो जाए तो परेशानी, तो आप कैसे चलाएंगे फैक्ट्री? गाड़ियां यहाँ से डबल हो जाए तो कैसे चलाएंगे? सो इसलिए उस चीज को देखते हुए अगर हमें 30-40-50 साल की तेजी वाले और इंडिया को टॉप 2 टॉप 3 में जाना है, तो एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंस जो है ना बाहर से, वो बहुत कम करने की जरूरत है। बट आज तो एंजॉय करने का दिन है, आज तो एंजॉय दोनों ही बहुत बढ़िया संकेत है ग्लोबल, कच्चा तेल भी और मार्केट भी एक और बढ़िया संकेत है। और ये कल आपने कहा था जब डर था गैप डाउन का, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि एक मौका जरूर आपको बाजार देगा और वो मौका हाथ से नहीं जाने देना। पहले घंटे में वो मौका आ गया था, एक बार देख लेते हैं इस पर क्या सलाह दी गई थी। अब जो बात बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल 2 दिन मार्केट नीचे मौका देगा लेने का। हाँ, वो मिस मत करना। लेकिन अगर ट्रेड करना है आपको और करना है तो फिर
वो ऐसे गोल्डन चांस जो अच्छे लेवल बेचने के आते हैं, अच्छे लेवल खरीदने का है, वो मिस करोगे तो कैसे काम चलेगा। एग्जैक्टली। नीचे में लेने का मौका वो छोड़ना मत। आज कल दोनों दिन में से जब भी मिलेगा मौका मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेवल्स आज घोट के पी जाना, एकदम रट्टा मार लेना। पहले घंटे में ये ऐसे बाइट से तो मुझे थोड़ा मजा, मुझे खुद को भी हंसी आती है कि ये सब मैं बोला था, नहीं तो मैं फ्लो में बोल जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता। रट लेना, घोट के पी जाना, घोट के पी जाना, ये हमको हमारे टीचर सिखाते थे। ऐसा है, मतलब जितनी बार, हाँ, कुछ कुछ चीज में बोलते थे, समझ लिया, हाँ सर समझ लिया, अब रट्टा मारो। हम कहते सर समझ तो लिया, अब रट्टा बोल रहा हूँ ना, रट्टा मारो। समझने के बाद रट्टा पहले याद है, हाँ, ताकि जिंदगी भर भूलो ना। तो ये टीचर होते इसीलिए थे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, और ये चीज़ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुत विश्वास है कि अगर सारा काम किताबों से हो जाता तो लाइब्रेरीज होती, स्कूल नहीं होते, है ना, लाइब्रेरियंस होते हैं, टीचर्स नहीं होते, गुरु नहीं होते। तो जो ज्ञान गुरु दे सकता है ना, किताबें अपनी जगह है, उनकी अपनी महिमा है, उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन अच्छा गुरु मिलना है ना, वाकई में किस्मत की बात है। हम फॉर्चुनेट रहे कि हमें अच्छे टीचर्स मिले, और एकमात्र टीचर ऐसा प्राणी है इस दुनिया में, आपके क्लोज रिलेटिव्स या बहुत 2-4 फ्रेंड को छोड़ दो, जो वाकई में चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे जाए हमेशा। है ना, बिल्कुल। नहीं तो सब एक दूसरे से, मतलब इतनी जलन होती है, परिवार में होती है, दोस्तों में होती है, बाकी तो होती होगी कॉम्पिटिटर्स में, लेकिन सच्चा गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य बहुत आगे जाए, निस्वार्थ भाव से जो पढ़ाता है, और आपकी प्रगति, आपकी ग्रोथ में उन्हें खुशी होती है। एब्सोल्युटली। मतलब वो आपके रिजल्ट में अपने आप को देखते हैं। इससे बड़ी क्या निस्वार्थ सेवा हो सकती है। इसलिए जितना उनके लिए, मतलब धन्यवाद के लिए शब्द ही नहीं होते इसमें। हमारा सौभाग्य है कि आपको अच्छे गुरु मिले, ताकि वो सीख हम भी सीख पा रहे हैं। सीरियसली, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रही है। दीप मुझे इस प्रोफेसर जो मिले ना, मतलब रियली मैं फॉर्चुनेट हूँ। इसलिए ये सब चीजें ना, ये अभी की थोड़ी है, ये बोर्ड जाओ, रट्टा मारो, और आज समझ में आता है क्यों काम आता है प्रैक्टिकली लाइफ में। अगर वो जो सीखा है उसको लाइफ में प्रैक्टिकली ऐड कर दो, हो गया काम। बिल्कुल। और ये अच्छी सीख कल आपने सिखा दी, इसका जरा अब इम्पैक्ट बताइए। जो कल तो मौका मिल गया और बाजार भी अच्छे लेवल्स पर क्लोज। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन बहुत खराब हो उस दिन डरो मत। और जिस दिन बहुत जरूरत से ज्यादा भागने की कोशिश करो उस दिन, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऊपर नहीं लेना। ऊपर में देते रहो, नीचे में लेते रहो, टुकड़ों टुकड़ों में दो, टुकड़ों टुकड़ों में लो। इस फॉर्मूले से हटना नहीं है अभी तो। हटना है कब, अभी बताऊंगा। हटने का टाइम आ रहा है, राइट, बताऊंगा। अगर आ गया तो उसकी तैयारी मैं करूंगा। उससे पहले आपको आज के संकेत बता दूं जी। ये मुझे याद दिलाना है कि कब हटना, अगर मैं ना डन सर, आज या आने वाले समय। मैं आपको एक लेवल दे दूंगा, ठीक है, अभी दे देता हूँ, बाद में भूल जाए तो आप भूल जाओ, मैं भूल जाऊँ, दोनों भूल जाए, फिर दर्शक याद है सर आप दोनों भूल गए। काम तो करने ही, सुन के क्यों करें। और हमारे दर्शक तो हमेशा रेडी। हाँ भाई, सब जरूरत से ज्यादा अलर्ट है। तो आपको एक ही लेवल ध्यान में रखना है, 17,760। अब आप बोलोगे कहाँ से निकाल के आए नहीं, मैं ऐसे ही हूँ। कल मैंने रात को लास्ट फ्लाइट ली थी दिल्ली से। कल दोपहर वाले शो में मैं दिल्ली चला गया तो करने में, तो 11:35 की फ्लाइट थी। वो टेक ऑफ ही लेट हुई 12 बजे करीबन, तो मैं पहुंचे घर पे 3-3:15 बजे। तो मेरे पास बहुत टाइम था पढ़ने के लिए आराम से। अच्छा, अब नींद भी नहीं आती ना ऑड आवर्स में। अब उस समय क्या करेंगे? तो आराम से मैंने सब रट्टा मार, तो वहां से मैंने 17,760 निकाला। वहीं पे खुल रहा है, क्या बात है। 17,760 के ऊपर बंद होता है तो आपको नई तेजी के लिए तैयार होना है। इसी लेवल के ऊपर बंद, क्लोजिंग आज हो कल हो जब भी 17,760, क्योंकि उससे ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग हमें 17,956 की मिली हुई। तो 17,760 के ऊपर क्लोज होने पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, नीचे में हमने 17,166 बनाया जी, और ऊपर में 18,000 बनाया, 17,990 है ना। ये 800 पॉइंट का ब्रॉडली जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में से ऊपर निकलने का संकेत 17,760 के ऊपर की क्लोजिंग पे 75% आ जाएगा। ओके, 25% 18,000 के ऊपर आएगा। तो मुझे तो 250 पॉइंट और मिल गए। उस 250 पॉइंट में आपका स्टॉक्स में काम हो जाता है ना। एग्जैक्टली, है ना। स्टॉक्स लास्ट लेग जो होता है या नेक्स्ट बड़ा लेग जो होता है उसमें तेजी से ज्यादा भागते हैं। एग्जैक्टली। तो 17,760 के ऊपर क्लोज होता है अगर आज या कल भी हो जाए, अच्छा मौका आ जाएगा। वो वीकली क्लोजिंग
बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, बिल्कुल। बैंक निफ्टी आपका 39,756 के ऊपर निकल कर टिक रहा है, ठीक है। 39,800 की क्लोजिंग भी एक मिल गई, 40,050 के आसपास भी आ गया, तो बैंक निफ्टी में ब्रॉडली आ चुका है। लेकिन अगर ये 17,760 के ऊपर बंद होगा तो बैंक निफ्टी भी 40 के ऊपर बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। और बैंक निफ्टी भी 40,000 के ऊपर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी और जोर से दौड़ेगा निफ्टी के मुकाबले में। ओके, वो मूव आ रही है 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट उसकी जगह बनती फिर बैंक निफ्टी में। तैयार हो रहा है मार्केट गर्म होने के लिए। हाँ। लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश। हाँ, सो आई थिंक लाइफ टाइम हाई 41,600-800 कुछ होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ओवरऑल तो अपने एक ही नंबर 17,760 राउंड फिगर में रख रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है 5-10 पॉइंट में इधर 17,800 गिन लो, 17,800 के ऊपर बंद हो जाए, तोड़ने के लिए तैयार बाजार। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एफआई न्यूट्रल, डीआई न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, नो नेगेटिव। ये अच्छी बात है। 17,540, 17,600 पहला सपोर्ट जोन आज के लिए। इसके नीचे 17,400, 475 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा आज के लिए आपके लिए निफ्टी पर। बैंक हायर साइड 17,690 से 17,765 इस रेंज में खुलकर आप टाइम पास करेंगे। पार निकल कर टिके तो 17,825, 850 है, 950 तक की जगह खुलती है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है 850 तक भी जाके रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी 39,250, 39,325 आज के लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 39,050, 39,200 अच्छी मजबूती की जगह बनेगी। फिर से हो सकता है आज दीप एक और चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी फिर से ड्राइवर सीट पे आ सकता है। बैंक निफ्टी वापस, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिनों में करेक्ट हो चुका है, हल्का हो चुका है, सो बैंक निफ्टी में वापस से खरीदारी बन सकती है मूड माहौल के साथ, तो आज वहां पर ध्यान रखिए। ऊपर 39,675, 39,850 इस रेंज में हम जरूर आएंगे, थोड़ा वक्त बिताएंगे। एक बार उसको पार करके निकले 39,650, 675, 850 की रेंज को, तो 39,950, 40,050 ऊपरी रेंज है जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और 40,100 के ऊपर निकलने पर फिर हम नई रेंज में जाएंगे जो 40,325, 40,500 की निकल कर आती है। ठीक है सर। सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस 17,625 के आसपास आप बंद हुए कल, राइट। 17,600, 575, 540 3 छोटे लेवल हैं, 500, 475, 400 3 मीडियम लेवल, बस। ठीक है। हायर साइड पे 650, 690 2 छोटे लेवल, 750, 775 2 मीडियम लेवल हैं, 825, 850, 950 बड़े लेवल अगर आए तो। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,450 के आसपास आप बंद हुए, 39,425, 325 और 250 ये 3 विजिबल है, 39,200 मीडियम लेवल है, 39,050 और 38,925 फाइनल सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ 39,550, 650 सॉरी 575, 675 2 छोटे लेवल जी, 39,750, 800 और 850 मीडियम लेवल है, 39,950, 40,050 यहाँ तक की जगह एक डेकोरेशन पीस ऊपर रखा है 40,325 का लेवल बड़ा वाला, ये शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है। कल और आज के बीच में पीसीआर और एटलीस्ट निफ्टी पीसीआर और एफआईएस की पोजीशन में कुछ ज्यादा कुछ बदला नहीं थी, वही 19-20% के आसपास ही एफआईएस के पुट का। हाँ, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर 13 बेसिस पॉइंट घटकर 0.8 आया है, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अब थोड़ा हल्के हो गए तो बढ़ सकता है। विक्स लगभग स्टेबल है। अब आइए जो तेजी की पोजीशन आपकी है उसमें स्टॉप लॉस वही जो अपना कल वाला है, कोई बदलाव नहीं, 17,475। ठीक है, आज भी वही रखना है, नो चेंज। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस कल वाला ही है, इंट्राडे 39,300 है, क्लोजिंग 39,200, आज भी वही रखना। कल दोनों आपके ट्रिगर नहीं हुए, आज भी दोनों ट्रिगर नहीं होंगे, तो कल वाले अब तो और क्वेश्चन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस ये शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस 17,800 है इंट्राडे और क्लोजिंग आपका 17,760 है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए कि भाई मैं थोड़ा और रुकना चाहता हूँ, 17,800 आप रख सकते हो, या आपको छेड़छाड़ करने की सुविधा है 17,800 भी आप क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, 40 मिनट और ले लो रिस्क, जब इतने ही रुके हैं तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, मेरे लिए 17,760 हो जाता है। कभी कभी क्या होता है वो फॉल्स क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जो होता है वो हो जाए कर जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा कुशन चाहिए तो आपकी मर्जी। ठीक, क्लियर है। बैंक निफ्टी 39,800 क्लोजिंग तो क्लियर है। ठीक है, इंट्राडे वाला मैंने छोटा रखा है दीप 39,600। अब किसी का मन है 39,700 भी रख सकते हो, ओके। किसी का मन है कि मुझे 40,075 का जो हाई बना है उसके ऊपर रखना है, आपकी मर्जी। इंट्राडे आपकी जो मर्जी हो लगाओ, छूट है, खुली छूट है। मेरे लिए 39,600, क्योंकि मुझे अगर तेजी मैं क्या करता हूँ दीप, देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, जब मुझे लगता है कि मार्केट तेजी का बन सकता है तो मैं स्टॉप लॉस फिर छोटा दे देता हूँ,
ताकि आपकी अपसाइड वाला ज़्यादा ना जाए। अगर बहुत गैप से खुल रहा है तो फिर मैं और ऊपर का देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो खुल ही रहा है ना, उसके बाद क्या। राइट। करेक्ट। सो आज शायद ज़्यादा गैप से अगर ना खुले तो 39,600 का स्टॉप लॉस भी काफ़ी होगा, बट आप अपने रिस्क के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है सर। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 17,525 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉप लॉस को आप कल के लोज पर भी ला सकते हैं, जो कि कल का लोज आपका था 17,484 का था, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारा 17,525 ठीक है, ये रखेंगे। 650 690 दो छोटे टारगेट, 750 775 मीडियम टारगेट, 825 850 बड़े टारगेट, 6 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। बेचना है, अब बेचने में एक बड़ी दुविधा है दीप जी, 17,760 70 से बेचना बनता है और वहीं पे खुल रहे हैं, अब बेचेंगे नहीं बेचे तो ऐसे देखा जाए तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आए तो मैं ही बोलता हूँ कि उस समय डरना मत, किसी की मत सुनना, मेरी भी मत सुनना, दे देना है ना। यस। अब लेकिन मैं ही आपको बोलूँ कि 825 850 में आज बेचिए, उससे पहले मत बेचिए, तो आज रुकते हैं, आज रुकते हैं। अगर ऊपर नहीं टिका और वापस नीचे आता है तब आप 17,750 75 में बेचना। क्या होगा, 825 850 सबोच पहुंच गया, आपके 50-75 पॉइंट जाएंगे ना, सेफ्टी तो रहेगी, क्योंकि हल्के मार्केट हैं, शॉर्ट्स थोड़े से जो बने हैं, लॉन्ग पोजीशन जो कम हुई, जहाँ खुले वहां से एक बार बढ़ सकते हैं, 40-50 पॉइंट बढ़ने में हर्ज नहीं है। सो मैं एकदम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 17,750 में ही बेच दें, तो मैं 17,765 से 17,850 की रेंज दे रहा हूँ बेचने के लिए। नहीं, सॉरी 17,825 से 17,950 की रेंज दे रहा हूँ बेचने के लिए, सॉरी 17,825 17,950 की रेंज, इसमें आपको बेचना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका 18,000 का होगा, 825 850 पे थोड़ा बेचिए, 950 पे थोड़ा बेचिए, 18,000 का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो बनेंगे 17,775 700 छोटे टारगेट, 650 600 575 मीडियम टारगेट, 550 और 525 में। तो बेचने में ही ट्रिक आज लगाने की, कहाँ बेचना, उस समय क्या करना है, आपको डाउ फ्यूचर देख लेना है, बाकी मूड माहौल कच्चा तेल देख रहे हैं। अगर कच्चा तेल समझो $93-94 आ गया तो जल्दी बेच दो, डाउ फ्यूचर 100-150 नीचे आ गया तो जल्दी बेचो, और डाउ फ्यूचर मजबूत हो गया तो रुक के बेचो। ठीक है, तो बीच में थोड़ा ध्यान रखें निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में सर खरीदे 39,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 550 650 750 तीन छोटे टारगेट, 800 850 मीडियम टारगेट, 39,950 और 40,050 के बड़े टारगेट, और फाइनल टारगेट 40,325 का वैसे ही रखा है दिखाने के लिए आपको। तो ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। ठीक है, बेचने का बैंक निफ्टी में भी मामला ट्रिकी है। देखो, मुझे अगर सबसे बढ़िया जगह तो जो बेचने के लिए लगती है 40,050, और वो 600 पॉइंट दूर है। उससे पहले एक जगह और है दीप, वो है 800 से 850। 800 की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है, 850 के ऊपर ब्रेकआउट मिला। तो मैं आज आपको जो बेचने की रेंज दे रहा हूँ बैंक निफ्टी की, वो 39,800 से 40,050 की दे रहा हूँ, जो आपको लगेगा 250 पॉइंट की है। तो आप टुकड़ों में बेचिए, 800 850 में पहला, 39,950 में और 40,050 में, अगर टुकड़ों में बेचिए। और दो ही बेचना है तो 39,800 और 40,050 दो लेवल पे बेचना है। 40,150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके पार निकले, इनफैक्ट इस स्टॉप लॉस को 40,100 ही कर दो, मुझे ज़्यादा बड़ा चाहिए ही नहीं। 40,100 के पार निकले तो शॉर्ट काट के लॉन्ग कर लेना है, डबल उल्टा, ताकि आपको 40,325 40,500 का फायदा मिल सके। अगर आप वहाँ बेच रहे हैं 38,800 नहीं है, 39,800 है बेचने की रेंज। मैं वही सोचा था कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़े टाइप्स। हाँ ज्यादा ही गड़बड़ है अगर इतनी बड़ी रेंज है। हाँ, मैं वही सोचा, रेंज तो मैंने दी 39,800, उनका रेंज बड़ी तो दी है, लेकिन इतनी भी नहीं। हाँ, तो 250 पॉइंट की दी। मैं वही सोचा, मैंने कहा कुछ तो मुझे देखे, मेरे एक वो, ये भी मेरे बॉस से सीखा हूँ। मेरे पहले जो मैं सीए की आर्टिकलशिप बताता, मेरे बॉस से मैंने शायद पहले बताया मेरा, वो ऐसे जहाँ उंगली रुक जाए ना, तो मेरा भी ऐसा होता है नंबर में, मैं जहाँ रुक जाती ना, फिर मैं 2 बार देखता हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं थोड़ा बीच में अटका हुआ सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो नंबर गलत दिख रहा है। फिर समझ आया, तो वो पकड़ में आ जाता है कि इनके। तो 39,800 40,050 इस रेंज में बेचना है। 40,150 का 40,100 का स्टॉप लॉस है। 39,750 39,675 और 575 तीन छोटे टारगेट, 450 325 दो मीडियम टारगेट, 39,250 39,200 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और बिकवाली के समय ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अच्छा सर, डेटा भी समझाएं। 17,700 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, 17,700 के कॉल्स पे आज 63 लाख शेयर खड़े हैं। 17,600 के कॉल में 45 लाख शेयर हैं, यानी कि करीबन 1.25 करोड़ शेयर आपकी 17,700 के ऊपर आप टिकते हैं तो कॉल राइटर शॉर्ट हो जाते हैं, जिनकी एक्सपायरी आज ही होनी है।
ट्रेडर्स की नहीं है, कॉल्स की, प्लीज, हाँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो कॉल्स की एक्सपायरी आज ही होनी है 17,700 के ऊपर रहने पर। हल्की फुल्की रुकावट 17,800 के आसपास है, तो 17,700 सबसे इम्पोर्टेंट है। 17,700 के ऊपर जब तक है आप फर्स्ट क्लास तेजी में, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी 39,500 में एक और ब्रेक लेवल है 39, और बैंक निफ्टी क्यों तेजी से भाग सकता है दीप, उसका एक कारण और आपको देना चाहता हूँ। 39,500 के पुट पर 22 लाख शेयर है, आप वहाँ से थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं 39,450 के आसपास। 39,500 के कॉल पर 32 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, 18 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। कल भाइयों ने दबाकर क्लोजिंग वहाँ पे हुई है। आज ये ऊपर खुल के आएगा ना, 39,600 के ऊपर टिकेगा तो फिर कॉल राइटर बैकफुट पर आकर शॉर्ट काटने के लिए तैयार होंगे। 39,800 850 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार 39,800 850 को पार करके निकले तो फिर 39,950 40,000 हो जाएगा। 40,000 पे जरूर 34 लाख शेयर, तो मैं आज 40,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा। 39,950 40,050 की रेंज में आकर रुक जाता है, फाइन इनफ। पहले 39,800 850 तो आएगा ही, उतना तो बनता है। 600 के आसपास खुलेंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग उसको ऊपर लेके आएगी। ये बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट है आज की। अब ये ऐसे परफॉर्म करे नहीं करे इसकी मर्जी, हमने तो स्क्रिप्ट लिख दी। ठीक है सर, अंडरस्टूड। फंड फ्लो से कुछ कंफर्ट? हाँ, फंड फ्लो में और कुछ खास बात नहीं है। 758 करोड़ कैश में, खाली स्टॉक फ्यूचर्स 3116 करोड़ के थोड़े भारी बेचे हैं। एक्चुअली है ना, सही बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा है एफएस क्या कर रहे हैं, रोज नंबर्स बदलते हैं। आई थिंक कल वो भारती की ब्लॉक डील भी थी, शायद उसका भी थोड़ा वो तो उस हिसाब से प्रमोटर्स ही हैं वैसे तो। हाँ, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, नंबर्स में बहुत क्लैरिटी है नहीं, तो ठीक है, उनके नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि किसी दिन हमने एफआईएस की बिकवाली का फिगर देखा और डर गए हो, और ऐसा भी नहीं कि खरीदारी का फिगर देख के सीधा 100 ऊपर खुल रहा, तो हमारे लिए थोड़े इरिलेवेंट हो रहे हैं आजकल तो। इग्नोर। हाँ, डन सर, चलिए। बट इंटरेस्टिंग एक्शन है, और हमेशा किसी की इंसल्ट करना जरूरी नहीं होता दीप, इग्नोर करने से भी इंसल्ट हो जाती है। ज्यादा इंसल्ट होती है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ बस उतना ही काफी है। एग्जैक्टली, इग्नोर। मतलब आप होली के दिन अगर आप बिल्डिंग से मोहल्ले में बाहर निकले एकदम फर्स्ट क्लास वाइट कपड़े पहन के ऐसा है, और कोई आपको रंग न लगाए तो इसे इंसल्ट ही समझिएगा। बिल्कुल 100% मानी जाएगी, है ना। तो वैसे ही आज के एफआईएस के डेटा भी जाने देते हैं आज के लिए, बट वीकली एक्सपायरी एक्शन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आइए खबरें और साथ ही ब्रोकरेजेस जानते हैं कुशल, नुपुर और आशीष के साथ। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स खबरें क्या कह रही हैं? मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो धामपुर शुगर की जो डिमर्ज एंटिटी है धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, ये आज लिस्ट होती हुई दिखेगी। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा आज अपनी XUV 400 EV से अपना पर्दा उठाती हुई नजर आएगी। साथ ही रिलायंस पावर पर नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। टानला प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा फोकस बना रहेगा, क्योंकि बायबैक को लेकर कंपनी आज विचार करती हुई दिखेगी। साथ साथ वित्त मंत्री की डिजिटल लेंडिंग ऐप फ्रॉड को लेकर DFS और साथ ही RBI अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है। एंड इंपॉर्टेंटली आज प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो है नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही राजनाथ सिंह आर श्रीशंकर जापान के दौरे पर रहेंगे, 2+2 डायलॉग मीटिंग है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और एक्स डेट काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है मॉइल, फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था वो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। BEML लैंड एसेट्स लिमिटेड के डिमर्जर का जो रेशियो आया था 1:1, उसकी भी एक्स डेट है। साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर बोनस शेयर 1:3 के रेशियो में दिया था जो इन्होंने, उसकी भी एक्स डेट है। ज्योति रेसिन्स भी बोनस की वजह से एक्स डेट होगा, और बंसवारा सिंटेक की स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट भी आज के दिन में ही है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आज ऑल इंपॉर्टेंट ECB का फैसला आता हुआ दिखेगा ब्याज दरों पर। साथ ही फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब आज एक पब्लिक इवेंट में स्पीच देते हुए नजर आएंगे। यूरोप के लिहाज से ECB प्रेसिडेंट लगार्ड भी आज जो है स्पीच देंगी। IPO मार्केट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर, जहाँ पर 2.86 टाइम्स सब्सक्रिप्शन कुल आता हुआ दिखा है, फाइनल अपडेट है। और रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा था, 6.5 टाइम्स। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर ये स्टॉक आज सबसे बड़े फोकस में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2000 करोड़ की ब्लॉक डील लॉन्च कर दी है, और गंगवाल परिवार ब्लॉक डील के जरिए 2.8% हिस्सा बेचेगा, और ब्लॉक डील के लिए 1850 रुपये प्रति शेयर का बेस प्राइस तय किया गया, यानी कि लगभग 6.5% तक का डिस्काउंट पॉसिबल है। साथ ही अंत में जी एंटरटेनमेंट पर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर NCLT ने शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाने को कहा है। 14 अक्टूबर को यह मीटिंग होने वाली है।
एग्जैक्टली तो नजर रखिए, यहाँ पर आपके लिए कई सारे काउंटर से फोकस में रहेंगे। जी एंटरटेनमेंट के लिए भी खबर आ रही है। आइए नुपुर से जानते हैं कुछ और खबरें। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज कंपनी ने यूएस में कैंसर रिलेटेड कैप्सूल का लॉन्च किया है। 2.5 mg और 20 mg का एक कैप्सूल है और फर्स्ट टू मार्केट के लिए इसे अप्रूवल मिल चुका है। सुवेन फार्मा भी आज फोकस में रहने वाला है। क्लैरिफिकेशन आते दिखा है खबर पे। खबर ये थी कि जो प्रमोटर है सुवेन फार्मा के, वो अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। इस कारण इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी उन्होंने हायर किया है। हालांकि कंपनी ने इस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। भारतीय एयरटेल आज फोकस में, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार 1 महीने के अंदर कंपनी 5G सेवा शुरू कर सकती है। दिसंबर तक पूरे देश के प्रमुख मेट्रो शहर और 2023 तक देश के जो सभी शहर है वहाँ पे 5G सर्विसेज अवेलेबल हो सकती है। FMCG स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में पिछले कुछ दिनों से और आज भी फोकस में रहने वाले, क्योंकि मलेशिया में जो पाम तेल है उसमें एक भारी गिरावट आती दिखी है। 1.5 महीने के निचले स्तर पर अभी फिलहाल पाम ऑयल ट्रेड कर रहे, तो FMCG स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया, अगर आपको याद हो तो इस साल की शुरुआत में कंपनी ने ऑप्ट किया था जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ है गवर्नमेंट को लेके, वो गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए उसे अब खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। तो काफ़ी मोमेंटम में था स्टॉक, आज भी फोकस में रहने वाला है। फंड एक्शन देखें तो कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट आज फोकस में रहेगा, क्योंकि जो नॉन प्रमोटर एंटिटी है न्यू क्वेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे 16 लाख शेयर्स बेचे, अपनी हिस्सेदारी को घटाया है 9.75% से घटाकर वो अब 7.39% रह गई है। ब्लू स्टार में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड ने वहाँ पे 2.5 लाख शेयर्स खरीदे, अलग अलग स्कीम्स में खरीदारी हुई है। ये अपनी जो हिस्सेदारी है उससे अब बढ़ाया है मार्केट, ओपन मार्केट के थ्रू। बल्क डील्स या CG पावर फोकस में, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने करीबन 1.38 करोड़ शेयर 215 के भाव पर बेचे हैं। ओके तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और कुछ बल्क डील्स का जो एक्शन हुआ है। आइए जानते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए कॉन्कॉर्ड पर बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई। नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बढ़ाकर बाय की राय दी है, यानी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 775 से बढ़ाकर 918 कर दिया है। लेकिन उन्होंने जो अर्निंग्स के एस्टिमेट है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ये कह रहे कि जो लैंड लाइसेंसिंग फीस है इसके क्वांटम को डिटरमाइन करना फिलहाल कंप्यूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते देखिए अर्निंग्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन टारगेट प्राइस में और साथ में रेटिंग में बढ़ोतरी की है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 727 की क्लोजिंग है, 700 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 780 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं 850 के लक्ष्य के लिए। सिटी ने भी खरीदारी की राय दी है, 735 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर देखिए नुपुर जो खबर बता रही थी कि कोई कैप्सूल लॉन्च हुई है, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4250 की जो है क्लोजिंग है, 5099 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। L&T टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ये अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3596 की क्लोजिंग है, ये 3000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन खास बात इन्होंने ये बताई है कि पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो ऑटो कंपनीज ने R&D के ऊपर काफ़ी बड़ा स्पेंड किया है, इससे इन कंपनीज को फायदा हुआ। लेकिन अगले 10 साल में इतना स्पेंड देखने को नहीं मिलेगा, तो जिस CAGR से ग्रोथ कर रहे थे आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी, 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। और सिमिलर तर्क जो है, क्योंकि सिमिलर कारोबार है टाटा LXI का भी, तो यहाँ पर भी देखिए अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 5800 रुपये के लक्ष्य के लिए। कुछ और IT स्टॉक्स आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, जैसे TCS यहाँ पर नोमुरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 2910 रुपये का लक्ष्य दिया है। इन्फोसिस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1457 पर स्टॉक करेक्ट होकर आ गया है, अब 1700 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। नोमुरा ने जो है खरीदारी की राय दी है टेक महिंद्रा पर, 1056 की क्लोजिंग है, 1270 रुपये का लक्ष्य दिया है। और अंत में सिंजिन, यहाँ पर भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि सीलिस की तरफ से जो है बढ़िया रिपोर्ट आई है, 571 की क्लोजिंग है, ये 750 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि अगले 3 साल में कंपनी की जो अर्निंग्स हैं ये दुगनी हो सकती हैं, तो ये स्टॉक भी दुगना होगा, तो यहाँ पर भरोसा बना हुआ है 750 के लक्ष्य के लिए। तो सबसे बड़ा रिपोर्ट यही मानी जाएगी। हाँ सर, डबलर बोल रहे हैं, डबल बैगर। हाँ, डबल बैगर। ओके, 570 से 750 में डबल बैगर कैसे हो गया भाई? बोल रहे हैं आगे आगे रिवाइज करते रहेंगे धीरे धीरे, मैं अपडेट देते रहूँगा सर। हाँ,
आपके भरोसे हम मान रहे हैं, CLSA के भरोसे नहीं मान रहे। हाँ हाँ, ये मत बोल देना बाद में कि CLSA ने बोला था, मैं नहीं बोला था। हाँ, मैं भी सोचा कि मेरी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इतना भी नींद में नहीं हुआ है। रिपोर्ट ध्यान से सुनता हूँ मैं आपकी एकदम। आइए, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे बिगुल के साथ करते हैं सबका स्वागत। ओहो, क्या बात है, सेठी साहब, कुणाल जी, किरण जी और बंसल जी, आज आप कहीं कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तैयार तो नहीं हो रहे? इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं। एकदम वेशभूषा वैसी दिख रही है। अनिल जी कर्तव्य पथ पे चलना था, अनिल जी कर्तव्य पथ पे चलना था, ड्रेस कोड भी कुणाल जी के साथ फाइनल हुआ था। हाँ। तो वो अनिल जी का जो पथ था अनिल जी वो चेंज हो गया है, आपको तो मालूम है। तो कुणाल जी ने तो अनिल जी बिन बताया अपना ड्रेस कोड चेंज कर लिया और मुझको इंटीमेट नहीं करा। तो अनिल जी मैं तो उसी ड्रेस में आ गया फिर। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं आप, और मौका भी बढ़िया है। आज राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ होने जा रहा है। भावना है एक्चुअली, मतलब राजपथ में एक थोड़ी वो फीलिंग अलग आती है भाई, राजा महाराजाओं वाली या थोड़ा सुपीरियर होने की। कर्तव्य पथ में नाम में वो फीलिंग वो होती है कि आप, हाँ, और आप मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली, एक में अथॉरिटी वाली फीलिंग है, दूसरे में रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है। तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बंसल जी, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी जिम्मेवारी निभाऊं उससे पहले सबको बोलूंगा अनिल जी, आज एक नई चीज सीखी अनिल जी। देखिए, जो भी लोग मतलब कि हमारी उम्र के KBC में जाना चाह रहे हैं और जो बच्चे मतलब कि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं अनिल जी, तो वहाँ GK भी आता है। तो अनिल जी ये तो मुझे भी आज जी बिजनेस के माध्यम से पता चला है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो रहा है अनिल जी। अच्छा, तो यहाँ पे अनिल जी स्टॉक्स के बारे में नहीं, GK भी अनिल जी इंक्रीज हो रहा है। चलिए बढ़िया। आज प्रधानमंत्री जी ये नामकरण करने वाले हैं, तो ये एक बड़ी इवेंट है, और जो आप जब भी होगी आप लाइव देख भी पाएंगे। शाम को 7 बजे है, देर शाम। तो बंसल जी 8 बजे के पहले ही है और मार्केट बंद होने के बाद ही है, तो आप आराम से देख पाएंगे। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है कैश सेगमेंट से ताज GBK होटल्स। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है ताज GBK होटल, जिसमें कल बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक बड़ी तेजी से भागेगा, तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन में ताज GBK में खरीदारी की राय है। 178 का स्टॉप लॉस लगाना है। 208 पहला टारगेट है, 221 दूसरा टारगेट है, और ताज GBK होटल से मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, बंसल जी को पसंद है ताज GBK होटल, खरीदारी करने की राय। सुप्रभात कुणाल जी, आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी कल भी आप मेरे सपने में आए अनिल जी, और कल आपने अनिल जी कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं दिल्ली। मैं आया था और अनिल जी सपने में ही मुझे लगा कि बंसल जी ने कहा है कि आज जो है जैकेट पहन कर आएंगे। मैं कल आया था, एक्चुअली दिल्ली था कल सेकंड हाफ में, इसलिए शो कर नहीं पाया। अनिल जी सपना टूट गया अनिल जी। नहीं, एक्चुअली आज मैं करने वाला भी था शो। आज प्लान ओरिजिनली यही था कि मैं दोनों शो मॉर्निंग और आफ्टरनून के दिल्ली से करूंगा, लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए आया, हमारे जी एक्सीलेंस अवार्ड थे, तो वो कार्यक्रम के लिए मैं आया था, तो वो कार्यक्रम जल्दी से संपन्न हो गया। तो हमारे टीम में से अरमान को, अजय गोंजाल्विस और साथ ही अंजलि प्रिया, तीनों को एक्सीलेंस अवार्ड मिले, तो उनको बधाई भी। और फिर मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा, लेकिन कुछ काम भी था। फिर मैंने लास्ट वाली, अभी जो मैं बता ही रहा था कि 11:30 बजे 11:35 वाली फ्लाइट ले ली, तो आ गया। नहीं तो मिस हो गया मौका। कुणाल जी, राकेश जी के साथ दोनों शो करने का मौका मिलता और शाम को मैं लौटता था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कुणाल जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। बताएं सर। जी तो अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है BHEL के चार्ट में बड़े दिनों बाद रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। चार्ट पर 60 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है वापस से 70 के भाव देखने को मिलेंगे, तो BHEL खरीद करके चलें। यहाँ पर 61 रुपए पर 1 रुपया नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 64.50 का, इवेंचुअल टारगेट 66 रुपए का, तो 66 के टारगेट के लिए BHEL में मेरी खरीदारी की राय है। पिक ऑफ द डे। ओके, ये है आपके लिए भेल खरीदारी करने की राय। सुप्रभात किरण जी, बताएं सर, पिक ऑफ द डे।
अनिल जी सुप्रभात। दीप सुप्रभात। बाय करना है कैश वाला स्टॉक ऑटो एक्सेल्स का क्लोजिंग कल 2171 के आसपास है, इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2100 का होगा। आज के लिए टारगेट 2285, 1 से 2 दिनों का अगर वक्त देते हैं तो 2345 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये स्टॉक बाय करने की सलाह होगी। ओके, ऑटोमेटिव एक्सेल्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। सेठी साहब भी है हमारे साथ तैयार। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक्स देने के पहले हेड्स ऑफ टू यू, आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क के लिए। रात को 3 बजे दिल्ली से उतरते हैं और 8 बजे लाइव स्टूडियो में आ जाते हैं। तो अनिल जी सलाम आपको। अरे सर मजा आता है, आप लोगों से मिलने का मौका कौन छोड़ेगा। इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, इधर दीप के साथ बैठने का मौका मिलता है, आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। घर पे तो पूछो बंसल जी को, अगर दिन भर काम करना पड़े तो मैं तो बंसल जी के डर के मारे, बंसल जी का सोच सोच के मैं आ जाता हूँ कि चलो ऑफिस चलते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी मेरा नहीं, अनिल जी मुझसे आगे कुणाल जी निकल गए हैं। देखो अनिल जी, उनका तो वक्त इतना बुरा चल रहा है कि सपने में आप आ रहे हैं। और अनिल जी अगर कहीं ब्रह्मास्त्र हिट हो गई तो ये जो आज और कल इन्होंने अपने सपने का डिस्क्लेमर दिया है ना, मैं भाभी जी को दिखाऊंगा, तब कुणाल जी भी स्टूडियो में नजर नहीं आएंगे। बहुत नहीं बंसल, सोचो कितने प्रेशर में है अनिल जी। बंसल जी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है मेरा आपसे। ये गलत बात है कि उनका बुरा होगा। मेरा सोचो, मेरा बुरा वक्त चल रहा है कि मैं इनके सपने में आ रहा हूँ। मेरा तो सोच ही नहीं रहे हो, आप बोले उनका बुरा वक्त चल रहा है। कुणाल जी कुछ कहना है? जी कुणाल जी, आप कुछ जवाब देना चाहते थे जी। अनिल जी मैं तो लाजवाब हो गया अनिल जी। अनिल जी मेरे पास जवाब नहीं है, लाजवाब हूं मैं। चलिए बढ़िया है जी सर। धन्यवाद सेठी साहब आपके शब्दों के लिए। बताएं सर। बाकी अनिल जी एक और सच्चाई मालूम पड़ गई, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। सेठी साहब भी बदला ले रहे हैं। मौका मिला है तो। जी सर। तो अनिल जी आज जो बाजार में देखिए बहुत ही अच्छी तेजी का माहौल है। कल भी जब हम सुबह खुल रहे थे तो 200 पॉइंट नीचे खुला था निफ्टी, बट हमने उसको नकारते हुए बाय एंड ऑफ द डे हम बहुत ही कम वीकनेस के साथ बंद हुए और सेक्टर स्पेसिफिक तो अच्छी तेजी थी। कल दोपहर के शो में आप नहीं थे, आपको मिस किया, बट कल दोपहर को ही मुझे आईटी स्टॉक्स अच्छे लगने लगे थे और मैंने एक मिड कैप आईटी स्टॉक को कल दोपहर के शो में रिकमेंड किया था, न्यूजन सॉफ्टवेयर। 395 पे रिकमेंड किया, 410 415 के टारगेट है, वो मुझे लगता है आज खुलते से ही अचीव होने चाहिए। आज भी मेरी पिक ऑफ द डे एक आईटी स्टॉक है, माइंडट्री पे खरीदारी करने की सलाह है, जो कि कल 3211 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है आज इस स्टॉक में अच्छी तेजी होनी चाहिए। 3275 का आज का टारगेट है, 3195 का स्टॉप लॉस। 3195 स्टॉप लॉस, 3275 के टारगेट के लिए माइंडट्री ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करें। आईटी शेयरों में थोड़ी रिकवरी खरीदारी आ सकती है। सिटी साहब को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, 3-4 पिक्स और लेंगे उनकी वायदा कारोबार की, क्योंकि उनकी पिक्स बड़ी कमाल की होती है। लेकिन तब तक सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी को करते हैं गुड मॉर्निंग। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे पास है वो है अरविंद फैशन। अरविंद फैशन के अंदर मोमेंटम बना है। अरविंद फैशन के अंदर 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो अरविंद फैशन यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 290 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 300 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 310 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो अरविंद फैशन में खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें। 280 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 300 से 310 के टारगेट 1-2 दिनों के अंदर अरविंद फैशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है कैश मार्केट का स्टॉक अरविंद फैशन। हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए। आइए जुड़ चुके हैं वागले साहब भी, करते हैं उनका भी स्वागत। सुप्रभात वागले साहब, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द डे है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। 322 का बंद है। मुझे लगता है कल इसने एक वीकली हाई को क्लियर किया है, तो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 316 300 16.5 का स्टॉप लॉस होगा और 336 का टारगेट होगा। मुझे लगता है आज और कल में ये आना चाहिए। क्या बात है, 336 के टारगेट के लिए ABFRL खरीदें। राय वागले साहब की तेजी की तरफ। आइए सेठी साहब से कुछ और उनकी बेहतरीन पिक्स जानी जाए वायदा कारोबार की। बताएं सर और कौन से स्टॉक से रडार पर। अनिल जी और 4 स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा F&O स्पेस से। जो 2 स्टॉक है वो क्रूड में जो कल इवनिंग को जो भारी गिरावट आई 6-7% की, उसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है BPCL में अच्छी तेजी होनी चाहिए, तो BPCL में खरीदारी करने की सलाह है। 327 पे बंद हुआ, 335 का टारगेट, 324 का स्टॉप लॉस।
फिर एक एशियन पेंट स्टॉक्स में क्रूड के गिरावट का अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उनका मेजर रॉ मटेरियल है। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की सलाह है। 3400 पे बंद हुआ है, 3460 का टारगेट और 3380 का स्टॉप लॉस। कल दोपहर को खबरें आ रही थी, एक तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे थे, हिंडाल्को में एक अच्छी रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिली, और हमने देखा जर्मनी में एक कंपनी स्पेरा, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को 50% कट किया है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है आज एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छी तेजी होनी चाहिए, तो वहां से नाल्को को पिक किया है, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले मेरी शॉर्ट टर्म पिक में भी दिया था। 80 रुपए के लेवल्स थे कल, 85 का टारगेट, 78 का स्टॉप लॉस। और फाइनली टाटा पावर में एक बहुत अच्छी तेजी चल रही है, कल थोड़ा कंसोलिडेट किया स्टॉक, बट आज वापस से तेजी होनी चाहिए। 247 पे बंद हुआ, 255 का टारगेट, 244 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ढेरों स्टॉक सिटी साहब की तरफ से पावर, पेंट्स, मेटल्स, ओएमसी और साथ ही ऑफकोर्स आईटी, जहां पर थोड़ा रोटेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल विप्रो, इन्फोसिस दोनों के एडीआर्स में हमने ओवरनाइट अच्छी खरीदारी भी आती हुई दिखी, तो आईटी स्टॉक्स भी आज रेडार पर रह सकते हैं। सिटी साहब, कॉनकॉर पर क्या राय बन रही है? जो ये कल कैबिनेट का फैसला आया लैंड लाइसेंस फी घटाने का, हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, बट स्टॉक में हमने कल बड़ी तेजी देखी, 8% ऊपर। अब तो लग रहा है इसके विनिवेश के डेस्क क्लियर हो गए। क्या राय रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबरें जब आई तो अभी आप जो कल तेजी हुई है उसको ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी देखना पड़ेगा, बिकॉज एक इससे भी बड़ी तेजी हुई थी, बट जैसे जैसे क्लैरिटी आई, जो लैंड लाइसेंसिंग फीस पे सरकार का जो डिटेल्स आए, 6% से 1.5% कर दिया, बट विद सम कंडीशंस। तो मुझे लगता है वो एक बार का जो खबर है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो गई, बट एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और अगर इसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होता है इन सब चीजों के बाद, तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड, अच्छे प्रीमियम पे होना चाहिए। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह है, और बाकी इवन शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए। चार्ट्स पर भी देखते हैं कैसा एक्शन इस पर बन सकता है। एक बार किरण जी से चार्ट्स पर भी राय लें। किरण जी, कल क्लोजिंग में भी काफ़ी एक्टिव था, बात भी हो रही थी इसकी। अब 8.5% जो ऊपर क्लोज हुआ है, अगले लेवल्स क्या निकल कर आते हैं सर? दीप, एक अच्छा खासा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन काफी 1 साल का पीरियड है, और 1 साल के बाद ये ब्रेकआउट मिला है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा। आपका स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के लिए रहेंगे लगभग 810 के आसपास के, और ये एंड ऑफ डे क्लोजिंग है, और पोजिशनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करके चलना चाहिए। 800 के ऊपर के टारगेट्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली ये स्टॉक काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेंगी, तो मेरा मानना है कि ये बाय एंड होल्ड वाला काउंटर है। ओके, तो बाय एंड होल्ड वाला काउंटर है कॉनकॉर, इस पर रखनी है नज़र। देखते हैं आज जो थोड़ा और बाजार को इंतजार है इस पॉलिसी को लेकर, क्लैरिफिकेशन वो आती है या नहीं। इंटरग्लोब एविएशन ये भी रेडार पर रहने वाला है। 1850 में आज ब्लॉक डील होने वाली है, 3.25% की, 6.5% के डिस्काउंट पर होगी ये ब्लॉक डील। कल शायद थोड़ा स्टॉक ने एंटिसिपेट भी कर लिया था, और इसलिए थोड़ा वीक भी बंद हुआ। सेठी साहब, ब्लॉक डील के बाद इंटरग्लोब पर क्या राय बनती है? 1850 अब इस लेवल पर होती है, वहां से खरीदारी आती है, नहीं अलग बात है, बट अब क्या राय बन रही है सर इंटरग्लोब एविएशन पर? बिल्कुल दीपांशु, अगर 1850 पे स्क्रीन पे मिल जाए तो बिना सोचे समझे ले लेना चाहिए। बहुत ही एक अच्छा लेवल होगा इस स्टॉक में खरीदारी करने का। ये जो, बट मुझे नहीं लगता वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी पूरा एयरलाइन जो स्पेस है वो एक अच्छे टेलविंड से गुजर रहा है। जिस तरह से एक तो कल जो क्रूड के दाम में गिरावट आई है, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ETF प्राइजेस पे भी पड़ेगा, तो वो एक बड़ा फायदा होता है इनको, और पॉजिटिव रहता भी है स्टॉक्स के लिए भी। और बाकी हम ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में एक मेजर ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी लेवल्स चल रहे हैं इन फ्लाइट्स के, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। तो अगर इन 1850 के आसपास, मतलब 1850 तो मैं नहीं मानता हूँ, बट अगर 1900 के आसपास भी ये स्टॉक मिले तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। आज ही इंट्राडे में मुझे लगता है बाउंस बैक आना चाहिए इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती इंडिगो पर। देखते हैं आज किस प्राइस पर ब्लॉक डील होती है और आगे क्या कुछ एक्शन होता है।